हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यूपीपीएससी एआईटी कोडर में आप सभी का स्वागत है। देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ पॉलिटी के, जिसमें हम 2020 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब मैंने इसमें एक चीज देखी है, इसमें क्वेश्चन है जो आपका संसदीय समिति से रिलेटेड है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा ये सोचा है कि इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले हम इस टॉपिक को पहले अच्छे से कवर कर लेते हैं। जो संसदीय समिति है, इसमें बहुत सारी समितियां हैं, तो उनको डिवाइड करते हैं कि कौन कौन सी समिति है, क्या क्या समितियों के काम है, और कौन कौन सी समिति सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को इस पे कवर कर लेते हैं। इसलिए मेरा अभी का मोटिव इसमें यही रहेगा कि हम सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो टॉपिक पूरा अच्छे से कवर कर ले, ताकि चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाए। जैसे आपको एक क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। अब देखो, इसमें बाकी और समितियों के नाम है, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति या याचिका समिति, ठीक है। ये चीजें हैं यहाँ पे। अब इस चीज को देखते हुए मैंने सोचा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है 2019 और 2018 की सीरीज में, तो इससे सोल्व करने से पहले अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करूंगा कि इसका आंसर बी होगा, प्राक्कलन समिति होगा, और इसमें और 3 समितियां भी है, मुझे फिर भी ये एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को अगर मैं सही तरीके से लेकर चलूंगा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पूरा ये टॉपिक कवर कर लेते हैं, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि संसदीय समिति है क्या। अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर हम यहाँ पे देखें संसदीय समिति, संसदीय समिति, इसकी बात करते हैं कि ये क्या है। देखो, आपको ये तो पता होगा कि जो हमारी संसद है, जब वो काम करती है तो कैसे काम करती है, और अ, काम करने का तरीका क्या है, ये चीज़ें आपको पता होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें संसदीय समिति की, अगर हम देखें कि संसद एक तो काफ़ी बड़ी संस्था है, कि वहाँ अपने समक्ष जितने भी विषय लाए गए हैं या लेके आते हैं, उनका सही ढंग से क्या होता है, जांच नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि संसद की जो कार्यविधि है वो बहुत जटिल है, ठीक है। जटिल है, बड़ी है, व्यापक है, इसलिए उनके पास क्या होता है, पर्याप्त समय भी नहीं होता, और ना ही उनके पास क्या होता है कि कोई उससे रिलेटेड आवश्यकता विशेषज्ञता उनके पास नहीं होती। तो जिससे क्या होता है कि समस्त जितने भी विधायी उपायों या कोई भी अन्य मामलों की छानबीन होती है, उसके लिए फिर क्या कहते हैं, संसद संसद क्या कहते हैं, समिति का गठन करती है। क्योंकि संसद समिति का गठन कब करेगी, जब, चलो इस अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखते हैं, एक कंपनी ले लेते हैं, जैसे मान लो XYZ कोई कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कंपनी, जो है मैन्युफैक्चर हो रहा है, अब इसको मैन्युफैक्चर करने के बाद कंपनी में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी, डी। जैसे मान लो HR डिपार्टमेंट होता है, जो स्टूडेंट को हायर करता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, जो आपका पूरा अ, लेखा जोखा रखता है, अकाउंट को मैनेज करता है, ये सारी चीजें, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सब अपना अपना काम करते हैं। तो जिससे क्या है, चीजें अच्छे से वहाँ पे क्या होगा, जो HR डिपार्टमेंट होगा उसके पास HR की नॉलेज होगी, इसलिए वो वहाँ पे क्या करता है, बच्चों के इंटरव्यू लेता है। जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होगा उसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज होगी, जहाँ पे वो अच्छे से लेजर जर्नल एंट्रीज को डिवाइड करेगा। उससे क्या होगा, चीजें एकदम अच्छे से और सिस्टमेटिक चलेगी, ठीक है। अगर ये संसद की बात करें यहाँ पे, तो संसद में एक तो प्रक्रिया काफी लंबी है, जटिल है, और जो भी जिस जिस विषय पे भी जांच होती है, वहाँ पे क्या उनके उस विषय के संबंध में कौन होना चाहिए, साथ में विशेषज्ञ होने चाहिए, जिनको उस विषय की अच्छी समझ हो,
और ताकि वो जांच को निष्पक्ष बना सके, ये चीजें रख सके। तो इन्हीं चीज को देखते हुए संसदीय समिति बनाई जाती है। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आया? मैं ये एग्जाम्पल रख कर दे रहा हूँ। तो क्या हो गया इसमें? अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है तो मैं ये नोट डाउन करा देता हूँ थोड़ा लैंग्वेज में, तो उससे आप लोगों की सही चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो, संसद, अगर यहाँ पे हम बात करें, संसद इतनी भारी भरकम संस्था है, इतनी भारी भरकम संस्था है, संस्था है कि वह अपने समक्ष, कि वह अपने समक्ष, अपने समक्ष लाए गए विषयों को, अपने समक्ष लाए गए विषयों को, लाए गए विषयों को प्रभावी ढंग से, प्रभावी ढंग से स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती, स्वयं निष्पादन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देखो, इससे क्लियर हुआ कि संसदीय समिति किस तरीके से काम करेगी आगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम और यहाँ पे थोड़ा ऐड कर देते हैं कि संसद की कार्यविधि, इसकी बात करें, हम संसद की कार्यविधि की बात करें, संसद की कार्यविधि की बात करते हैं। कार्यविधि वृहद या व्यापक और जटिल है, और जटिल है उसकी प्रक्रिया, संसद की जटिल है। साथ ही संसद के पास, साथ ही संसद के पास, संसद के पास पर्याप्त समय नहीं है, पर्याप्त समय नहीं है, नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर है? ना ही आवश्यक, ना ही आवश्यक क्या है, आवश्यक विशेषज्ञता है उनके पास, विशेषज्ञता है, जिससे कि समस्त विधायी, जिससे कि समस्त विधायी उपायों, विधायी उपायों तथा अन्य मामलों, तथा अन्य मामलों की गहन छानबीन, की गहन छानबीन कर सके। ठीक है, इतना क्लियर हो गया यहाँ पे? यही कारण है, यही कारण है कि अनेक समितियां, अनेक समितियां इसे अपने, इसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन, कर्तव्यों के निर्वहन में मदद करती है, निर्वहन में
मदद करती है। अब देखो, ये चीजें क्लियर हुई कि संसदीय समिति की क्यों जरूरत पड़ती है। कि हमारी जो संसद है वो भारी भरकम संस्था है और वह अपने समक्ष जो उनके सामने विषय लाए गए हैं उनका खुद सही तरीके से जांच नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक तो उसकी जो कार्य प्रणाली है काफी जटिल है और दूसरा उनके पास पर्याप्त समय भी नहीं है और जिस विषय से संबंधित जांच होनी है उनके पास उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ मतलब अच्छे मान लो नॉलेजेबल पर्सन नहीं है उनके पास जिससे कि समस्त विधायी उपायों या अन्य मामलों की गहन छानबीन कर सके। अब कोई अगर किसी चीज पे रिसर्च करेगा तो वो रिसर्च तभी कर पाएगा जब उस विषय के बारे में किसी को नॉलेज होगी। जैसे मान लो कोई फैकल्टी है, अगर आपको टीच कर रहा है तो कॉलेज में क्या प्रोफेसर होते हैं जो पीएचडी करते हैं, उनको उन्होंने रिसर्च की हुई है तभी तो वो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी इस चीज को बोला है कि कोई भी विषय जिसकी जांच करे जिसकी छानबीन करने करे उससे रिलेटेड एक उनके पास नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए ताकि वो इन चीजों की जांच कर सके। और इसी चीज को देखते हुए वो क्या करते हैं, संसदीय समिति बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि संसदीय समिति है क्या। संसदीय समिति क्या है ये देख लेते हैं। एक बार अलग मार्कर ले लेता हूँ। संसदीय समिति वह समिति है, समिति वह समिति है, वह समिति है। अब इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो देख लेते हो, फर्स्ट पॉइंट है क्या यहाँ पे बात करते हैं कि जो सदन द्वारा नियुक्त, किसकी बात करें, जो सदन द्वारा नियुक्त हो, जो सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित होती हो, निर्वाचित होती है या निर्वाचित होती है या जिसे लोकसभा, जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति या सभापति नामित करते हैं, नामित करते हैं, करते हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, पहले एक बार लिख लेता हूँ क्योंकि फ्लो बना रहता है लिखने का, फिर पॉइंट स्किप हो जाते हैं बीच में। जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति, ठीक है, के के निर्देश अनुसार कार्य करती है, के निर्देशानुसार कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो इसका जो थर्ड पॉइंट होगा वो थर्ड पॉइंट, इसमें जो अपनी रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट, जो अपनी रिपोर्ट, रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन, अगर ये वर्ड ना समझ में आए, रिपोर्ट ना लिखा हो प्रतिवेदन लिखा हो तो प्रतिवेदन का मतलब ही रिपोर्ट होता है। ठीक है, सदन को अथवा को अथवा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या सभापति या
सभापति को सौंपती है। ठीक है, को सौंपती है। कितना क्लियर है? अब इसका फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। अभी मैं इनको चीजों को थोड़ा और अच्छे से आपको समझा दूंगा। देखो, इस टॉपिक को यहाँ पढ़ाने का मेन मोटिव तो यही है कि यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस के अंदर इससे रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन बने तो आप कर दोगे बहुत इजीली। जिसका एक सचिवालय सचिवालय होता है होता है जिसकी व्यवस्था जिसकी व्यवस्था लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति सचिवालय करता है। लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है। ठीक है, सचिवालय करता है। अब देखो, ये पॉइंट एक बार हम इनको पढ़ लेते हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि जो सदन द्वारा नियुक्त हो, निर्वाचित हो और जिसे लोकसभा अध्यक्ष या सभापति नामित करती हो, उन सदस्यों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो लोकसभा अध्यक्ष या सभापति जो निर्देश देते हैं वे कार्य करती हो और अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन क्या करके अध्यक्ष को सौंपती हो, और लोकसभा राज्यसभा क्या करती है, उसका एक सचिवालय भी बनवाती है जिससे वो काम कर सके। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें दी गई है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट जो जानना काफी जरूरी है। देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें इस पॉइंट की तो इसमें आएगा जो परामर्शदात्री समिति होती है। परामर्शदात्री समिति, परामर्श का मतलब होता है सलाहकारी समिति। ठीक है, परामर्शदात्री समिति भी संसद सदस्य से गठित होती है। संसद सदस्यों से ही गठित होती है। से ही गठित होती है। गठित होती है। होती है। लेकिन लेकिन यह संसदीय समिति नहीं। लेकिन यह संसदीय समिति लेकिन यह संसदीय समिति नहीं होती। नहीं होती, क्योंकि यह उपरोक्त 4 शर्तों को पूरा नहीं करती। 4 शर्तों को पूरा नहीं करती है। नहीं करती। अब देखो, ये 4 शर्त कौन कौन सी है इनकी देखिए। अगर हम 4 शर्त कौन कौन सी, ये 4 शर्त ये जो मैंने पहले लिखवाई है, 1 2 3 4, ये 4 शर्तें हैं। ठीक है, ये परामर्शदात्री समिति इन चारों को पूरा नहीं करती। यहाँ से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको अच्छे से देख लेना। अब हम बात करते हैं समितियों की। कितना क्लियर है? अगर समिति की बात करें तो समिति कितने प्रकार की होती है? समितियां की बात करें तो कितने प्रकार की हुई? ये 2 प्रकार की होती है। एक समिति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसमें तो, एक को बोलते हैं स्थायी समिति। स्थायी
समिति। इससे पता चल गया होगा कि परमानेंट समितियां होती है जो। और दूसरे को बोलते हैं तदर्थ समिति। तदर्थ समितियां, ठीक है। तदर्थ का मतलब ये होता है कि वे समिति जो किसी काम के लिए बनाई गई और जैसे ही काम पूरा हुआ समिति खत्म हो जाएगी, ठीक है। उनको बोलते हैं तदर्थ समिति। अब इनका थोड़ा सा हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं स्थायी समिति की। स्थायी समितियां स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती है। स्थायी प्रकृति की होती है कि होती है, इतना क्लियर है। यहाँ पे जो निरंतरता जो निरंतरता के आधार पर निरंतरता के आधार पर जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती है, कार्य करती है, ठीक है। जिनका गठन जिनका गठन प्रत्येक वर्ष या समय समय पर किया जाता है, या समय समय पर किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं तदर्थ समिति की। तदर्थ समितियां या समिति की प्रकृति, अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो स्थायी नहीं होगी, अस्थायी होगी। प्रकृति अस्थायी होती है, होती है, तथा जिस प्रयोजन से तथा जिस प्रयोजन से उनका गठन किया जाता है, उनका गठन किया जाता है, गठन किया जाता है, वह समाप्त होते ही वह समाप्त होते ही समाप्त होते ही इनका कार्यकाल भी इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, भी समाप्त हो जाता है, जाता है। ये अस्तित्व में नहीं रहती, ये अस्तित्व में नहीं रहती है, नहीं रह जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो देखो ये चीजें कुछ ऐसी है कि यहाँ मैं चाहूँ तो शॉर्ट तरीके से लिखवा के आगे निकल जाऊँ, लेकिन मुझे उतना शॉर्ट भी नहीं जाना है कि जिससे आप लोगों का माइंड से स्किप हो जाए चीजें। मैं यहाँ पे लैंग्वेज इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि हर एक चीज एग्जाम की लैंग्वेज भी आप लोगों को समझ में आ जाए, वरना मैं यहाँ पे लिखवा देता स्थायी समितियां जो स्थायी प्रकृति की होती है और यहाँ पे तदर्थ समिति जो टेम्परेरी होती है या अस्थायी नहीं होती, इस तरह से लिखवा के आगे निकल जाता। लेकिन चीजें
अब जो एग्जाम की डिमांड है उस हिसाब से हमें पढ़ाना पड़ेगा, तो हमें पॉइंट टू पॉइंट और चीजें बेसिक से कनेक्ट करना पड़ेगा एडवांस तक, सभी चीजें आप लोगों को समझ में आएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि समितियां हमने देख लिया 2 प्रकार की होती है, स्थायी और समिति और सदस्य समिति। अब देखते हैं स्थायी समिति की बात करते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। अगर हम यहाँ पे बात करें स्थायी समिति, स्थायी समितियां, इसकी बात करें तो स्थायी समितियां 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की हैं प्रकार। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पहली समिति कौन सी, ये देखते हैं। पहली समिति की बात करते हैं वित्त समितियां, वित्त समितियां की बात करते हैं जो फाइनेंस से जुड़ी हुई होती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी समिति आती है उसको और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पहली समिति है उसको बोलते हैं लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है इसका प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो है सार्वजनिक, सार्वजनिक उद्यमों के लिए, के लिए गठित समिति, गठित समिति। तो पहले प्रकार स्थायी समिति में जो पहला प्रकार है वो है वित्त समितियां, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की समिति आती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड समिति के। दूसरी समिति क्या है? दूसरी समिति है विभागीय, विभागीय स्थायी समितियां। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने प्रकार की आती है? 24 प्रकार की आती है। तीसरा है यहाँ पे जांच समिति, जांच समितियां। जो जांच समिति है इसमें कितने प्रकार की होती है समितियां? यहाँ पे भी 3 प्रकार की समिति की बात करता है। ठीक है, पहली किसकी बात कर रहा है? तो याचिका समिति, याचिका समिति। दूसरा किसकी बात कर रहे हैं? विशेषाधिकार समिति, विशेषाधिकार समिति। और तीसरा किस समिति की बात करता है? थर्ड पॉइंट की बात करें, आचार समिति, आचार समिति। ठीक है, ये 3 प्रकार हो गए समिति के। अब 3 प्रकार और देख लेते हैं, अभी उनके बाद में बताऊंगा इनमें से कौन कौन सी ऐसी समिति है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले हम इनको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो फोर्थ पॉइंट है इसमें, फोर्थ प्रकार की समिति है उसको देखते हैं। फोर्थ की बात करें तो इसमें आता है परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समितियां, नियंत्रण के लिए गठित समितियां, समितियां। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसमें देखते कौन कौन सी समितियां और आती है, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन कौन सी समिति आएगी उसको देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट कौन सा होगा इसमें? सरकारी आश्वासन समिति की बात करते हैं। किसकी? सरकारी आश्वासन
आश्वासन समिति की बात करते हैं। दूसरा कौन सा पॉइंट है इसमें? अधीनस्थ विधायन समिति। अधीनस्थ विधायन समिति, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करते तो क्या? विचारार्थ प्रस्तुत विषयों के लिए गठित समिति। विषयों के लिए गठित समिति, ठीक है। फोर्थ पॉइंट कौन सा? एससी एसटी कल्याण समिति। कल्याण समिति, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट कौन सा है इसमें? महिला सशक्तिकरण समिति। महिला सशक्तिकरण समिति। नेक्स्ट पॉइंट, लाभ के पदों के लिए, लाभ के पदों के लिए, पदों के लिए गठित संयुक्त समिति। गठित संयुक्त समिति। अब देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट मतलब फोर्थ समिति क्लियर हुई कि परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति में कौन कौन सी समितियां शामिल हैं इनको, और इसमें फिफ्थ और सिक्स समिति और देख लेते हैं। मैं फिफ्थ समिति इस तरफ यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं पेजेस कम ना रह जाए, उसकी वजह से। सदन के दैनिक या दैनंदिन कार्यों से संबंधित समिति। कार्यों से संबंधित समिति, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट है, और यहाँ पे मैं अलग कलर लेता हूँ मेंशन करने के लिए कि यहाँ पे पहली समिति कौन सी है? कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार समिति, ठीक है। दूसरी समिति कौन सी है यहाँ पे? सदस्यों के लिए या सदस्यों के निजी या सदस्यों के निजी विधेयकों, निजी विधेयकों एवं संकल्पों, एवं संकल्पों के लिए गठित समिति, के लिए गठित समिति, ठीक है। थर्ड कौन सा है इसमें? विनियम समिति। विनियम समिति, इसकी बात करते हैं। फोर्थ, सदन की बैठक। सदन की बैठकों से सदस्यों से सदस्यों की अनुपस्थिति, अनुपस्थिति के लिए गठित समिति। अनुपस्थिति के लिए गठित समिति, समिति, ठीक है। ये पांचवी समिति है।
जिसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स है। अब इसकी लास्ट समिति है जिसको हमें देखना है यहाँ पे एक बार और। अगर यहाँ पे 6 प्रकार की समिति की बात करें तो कौन सी होगी? सदन समितियां या सेवा समितियां? सदन समितियां या सेवा समितियां। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। इसका जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, सामान्य प्रयोजन। सामान्य प्रयोजन समिति। प्रयोजन प्रयोजन समिति। ठीक है, सेकंड पॉइंट कौन सा आएगा? सदन समिति। थर्ड पॉइंट कौन सा आएगा? पुस्तकालय समिति। पुस्तकालय समिति। और फोर्थ, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए, सदस्यों के वेतन भत्तों के लिए, वेतन भत्तों के लिए संयुक्त समिति। संयुक्त समिति। ठीक है, देखो ये 6 प्रकार की समितियां हैं जो हमने एक बार यहाँ पे देख लिया स्क्रीन पे, और इनके अंदर कौन कौन सी समितियां है वे भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है? अगर मैं यहाँ इन समितियों की बात करूँ तो हमें इनको पढ़ना कैसे है? देखो सबसे पहले ये देखना, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत तो है लेकिन कम है, वो थोड़ा तरीका एक देख लेते हैं। इन समितियों को बस इतना याद रखना कौन सी समिति किस समिति के अंदर है, अगर मैचिंग में आता है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरा ये, अब मैं इनमें से बता देता हूँ कि कौन कौन सी समितियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और 90% क्वेश्चन उन्हीं समितियों से इर्द गिर्द आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही समिति है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उसकी बात करें तो वो ये समिति है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये समिति है। ठीक है, 90% क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द से आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ वित्तीय समितियों को पढ़ के बाकी समिति छोड़ दोगे। बाकी समिति पढ़ लेना एक बार, इनको देख लेना, क्योंकि यहाँ से मैचिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। और वो पूछ सकता है कि पुस्तकालय समिति किन समितियों से संबंधित है, सदन समिति या परीक्षण या जो सदन के दैनिक कार्य से संबंधित समिति, या वित्त समिति, विभागीय समिति या जांच समिति, इनसे संबंधित हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, मैचिंग में आएंगे। लेकिन जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो वित्तीय समिति है। अब वित्तीय समिति में हमें करना क्या है? यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है इसको डिटेल से पढ़ेंगे, इसके काम क्या है, किस तरह से काम करेगी, कब इसका गठन हुआ, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है, ये सारी चीज देखेंगे। प्राक्कलन समिति देखेंगे, फिर उसके बाद सार्वजनिक उद्यमों के लिए गठित समिति देखेंगे। इन तीनों को एक बार हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं महत्वपूर्ण समितियां। महत्वपूर्ण समिति या समितियां। ठीक है, तो इसमें हम पहले कौन सी पढ़ेंगे? लोक लेखा समिति पढ़ेंगे। ठीक है, लोक लेखा समिति।
ठीक है, हम पहले ये समिति यहाँ पे एक बार अच्छे से देख लेते हैं। अब हम इसमें इसके गठन की बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कितने सदस्य शामिल है, ये पॉइंट। ठीक है, पहले ये दो चीजों को हम अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो किस अधिनियम द्वारा लाया गया, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, और ये अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में कब आया, अस्तित्व में ये 1921 में आया। ठीक है, अब इसके सदस्य की बात करें तो इसमें कुल कितने सदस्य हैं, इसमें कुल 22 सदस्य हैं। ये जो 22 सदस्य हैं ये कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, ये 22 सदस्य लोकसभा और राज्यसभा से लिए जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा से। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा में कितने कितने सदस्य शामिल है, तो हम कह सकते हैं 15 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। और यहाँ पे का जो और पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है वे देख लेते हैं अब यहाँ पे। प्रति वर्ष, प्रति वर्ष जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी बोला था, प्रति वर्ष संसद द्वारा, इसकी बात करें संसद द्वारा क्या करते हैं, इसके सदस्यों में, इसके सदस्यों में समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के सिद्धांत सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार एकल हस्तांतरण मत, एकल हस्तांतरण मत के माध्यम से, के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, के माध्यम से लोक लेखा समिति के सदस्यों का, समिति के सदस्यों का चुनाव होता है, का चुनाव होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको अंडरलाइन करने चाहिए और जो बहुत जरूरी भी है। देखो, पहले आपको ये पता होना है कि एकल मत हस्तांतरण, एकल हस्तांतरण मत ये क्या होता है। ठीक है, और समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत ये क्या होता है। अब मैं इनको बताऊंगा लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे हम इसका कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल, देखो आपने देखा होगा प्रति वर्ष की बात कर रहा है, मतलब प्रति वर्ष का मतलब यहाँ पे 1 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 1 वर्ष का होगा। ठीक है, 1 वर्ष का कार्यकाल यहाँ पे बात करता है। अब समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता उस चीज को भी हम देखेंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं। समिति
में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता, का निर्वाचन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है इतना। दूसरा पॉइंट के अंतर्गत अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन 5 मिनट बाद। पहले चीजें थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। समिति के अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लोकसभा सदस्यों में से की जाती है, लोकसभा सदस्यों में से की जाती है, सदस्यों में से की जाती है, की जाती है। ठीक है इतना क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये क्या कहते हैं। 1967 से एक परंपरा चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है, चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाता है, विपक्षी दल से चुना जाता है, दल से चुना जाता है। ठीक है, ये परंपरा पहले से चली आ रही है। समिति के कार्यों के अंतर्गत, अगर समिति के कार्यों की बात करें, समिति के कार्यों के अंतर्गत, कार्यों के अंतर्गत कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की की जांच प्रमुख है, जांच प्रमुख है, जो कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि जो समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति वो लोकसभा के अध्यक्ष कहाँ से करते हैं, लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है। और वो अध्यक्ष कौन होगा, वो अध्यक्ष होगा विपक्षी दल का नेता, विपक्षी दल से लिया जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इसलिए यहाँ पे मंत्रियों का निर्वाचन नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो समिति के जो कार्य है उनके अंतर्गत जो कैग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट की जांच करना ही उनका प्रमुख काम है। जो क्या करता है, राष्ट्रपति द्वारा उस जांच की रिपोर्ट को राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के सामने रखता है या संसद के पटल पे रखता है। ठीक है, मतलब ये मान लो जैसे कोई एक समिति बनी,
उस समिति को बोला कि भाई इस समिति का जो सदस्य है वो विपक्षी दल का होगा, क्योंकि 15 मेंबर है और 15 मेंबर 22 मेंबर है, 22 में से 15 लोकसभा से लिए आते और 7 राज्यसभा से लिए आते। अब इनमें से ज्यादा मेजोरिटी किसकी है? वो लोकसभा की है। अब अगर लोकसभा में बहुमत दल के सारे सदस्य ही शामिल होंगे तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा निष्पक्ष चीजें नहीं हो पा रही है। इसलिए समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया? समिति के अध्यक्ष यहाँ पे विपक्ष को लिया गया, ताकि उससे पारदर्शिता बनी रहे और निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, अब क्लियर? ये परंपरा कब से चलती आ रही है? ये परंपरा 1967 से चलती आ रही है। अब चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे बात करते आगे। अगर बात करें कि कैग राष्ट्रपति को 3 रिपोर्ट सौंपता है, किसकी बात करें? कैग राष्ट्रपति को 3 प्रतिवेदन सौंपता है, सौंपता है। कौन कौन से प्रतिवेदन? उनकी बात करते हैं। पहला, विनियोग लेखा पर, विनियोग लेखा पर। दूसरा, दूसरा किसकी बात करते हैं? वित्तीय लेखा पर या वित्त लेखा पर, वित्त लेखा पर। और तीसरी किसकी बात करता है? ये थर्ड बात करता है सार्वजनिक उद्यमों पर। किसकी? सार्वजनिक उद्यमों, उद्यमों पर। इन तीनों पे क्या करता है? इन तीनों पे लोक लेखा या लेखा परीक्षा प्रतिवेदन करता है। ठीक है, तो मैं अलग मार्कर से मार्क कर देता हूँ चीजें। तो यहाँ तीनों में ये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पेश करता है राष्ट्रपति के सामने। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, परीक्षा प्रतिवेदन, लेखा, इसमें भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ही देगा, रिपोर्ट देगा अपना प्रतिवेदन। और यहाँ पे भी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। अभी ये रिपोर्ट कंप्लीट हो गई कि विनियोग लेखा पर, वित्त लेखा और सार्वजनिक उद्यमों पर, इन तीनों से संबंधित रिपोर्ट किसके पास जाएगी? राष्ट्रपति के पास जाएगी, जो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें और है जो और अच्छे से देखनी है। देखो, समिति सार्वजनिक व्यय में, समिति सार्वजनिक व्यय मतलब खर्चे, व्यय में तकनीकी अनियमितता, तकनीकी अनियमितता, नियमितता की जांच मात्र, की जांच मात्र कानूनी, मात्र कानूनी या औपचारिक दृष्टिकोण से, या औपचारिक दृष्टिकोण से, या औपचारिक दृष्टिकोण से ही नहीं करती, ही नहीं करती, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर, बल्कि एक, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर
यहाँ पे नहीं आएगा, नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर, ध्यान में में रखने के अतिरिक्त अतिरिक्त समझदारी और विवेक और विवेक तथा तथा उपयुक्तता के दृष्टिकोण से भी करती है, दृष्टिकोण से भी करती है। ठीक है, ताकि अपव्यय, क्षति, भ्रष्टाचार, अक्षमता अक्षमता तथा तथा निरर्थक खर्चों के मामले से खर्चों के के मामले सामने लाए जा सके, सामने लाए जा सके, लाए जा सके। ठीक है, ये कह रहा है कि जो समिति है, वो समिति के सार्वजनिक खर्चे हैं, उनमें जो टेक्निकल चीजों की जो जांच है, वो कानूनी दृष्टिकोण से क्या होनी चाहिए, मतलब कानूनी दृष्टिकोण से ही नहीं, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखे, सारी चीजों को एक साथ समझ के कि कितना खर्चा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सारी चीजें सबको खर्चा कुछ सामने लाया जाता है कि क्या क्या चीजें हुई है, क्या क्या चीजें नहीं हुई है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे पारदर्शिता की बात कर रहे हैं कि समिति क्या काम करती है, जितने सार्वजनिक खर्चे हुए जैसे सड़क बनाने में, ठीक है, इन सड़क मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सड़क बनाने में जितना भी खर्चा हुआ है, वो सब कहाँ कितना पैसा गया है, ये सारी चीजें मान लो का लेखा जोखा होता है। ठीक है, ताकि हर एक चीज सामने आ जाए कि इतना पैसा यहाँ पे लगा, इतना पैसा यहाँ पे लगा, इस तरीके से सब चीजें निकल करके सामने आए। अब यही सब समिति के काम है। इसमें उपरोक्त कार्यों के कार्यों के संचालित संचालित करने में करने में समिति को टैग सहयोग करता है, टैग सहयोग करता है। वास्तव में वास्तव में टैग मित्र दार्शनिक पद प्रतिशत पद प्रदर्शक की भूमिका में होता है, की भूमिका में होता है, भूमिका में होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इससे लोक लेखा समिति क्लियर हुई कि लोक लेखा समिति कब गठित हुई, कितने सदस्य है, उसका काम क्या है, कैसे चुनाव होता है उसमें, और क्या उसकी हेल्प करता है, और क्या कौन कौन से राष्ट्रपति को प्रतिवेदन सौंपता है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने बता दी है।
अब इसके बाद कौन सी समिति आती है? इसके बाद हम समिति करते हैं प्राक्कलन समिति की बात करेंगे। अच्छा, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन से क्या समझ रहे हो आप लोग? प्राक्कलन समिति, ठीक है। देखो, यहाँ पे प्राक्कलन समिति बड़ा डिफिकल्ट नाम लग रहा होगा, लेकिन अगर मान लो आप लोगों को कोई घर बनाना है, अब आप लोग क्या करोगे यार, घर बनाना है, जमीन लेनी है, फिर उसको बना पूरा क्या एस्टिमेट निकालोगे। वो क्या करो, आप पहले से पहले आकलन कर रहे हो कि कितना हमारा खर्चा हो जाएगा, कितना नहीं होगा। तो यहाँ पे वही है प्राक्कलन समिति, ये बताती है कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा, इन चीजों का एस्टिमेट बताती है। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि ये किसकी सिफारिश पर गठित हुई, कौन लेकर आया, ये सब चीजें। सिफारिश किसने किसकी? इनकी सिफारिश जॉन मिथाई ने की थी। ठीक है, और गठन कब हुआ? 1950 में हुई। और इस टाइम पे जॉन मिथाई क्या थे? वित्त मंत्री थे, वित्त मंत्री थे। ठीक है, यहाँ पे जो मूल सदस्य थे पहले प्राक्कलन समिति में, वे कितने सदस्य थे? अगर मूल सदस्य की बात करें तो यहाँ पे 25 सदस्य थे, लेकिन 1956 के बाद यहाँ पे कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य हो गए। और ये 30 के 30 सदस्य कहाँ से आते हैं? ये 30 के 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य। अब इतना क्लियर है। और इसका कार्यकाल कितने वर्ष का है? इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल 1 वर्ष का है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज और मैं नोट बना के लिख रहा हूँ, इस समिति में, इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता, प्रतिनिधित्व नहीं होता। ठीक है, इसको ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट में आया तो आप फंस जाओगे। फिर यहाँ पर कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें हैं, उसको देख लेते हैं। इसके फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पे समिति का कार्य, समिति का कार्य बजट में, बजट में सम्मिलित, बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों, प्राक्कलनों की जांच करना, की जांच करना तथा सार्वजनिक खर्च तथा सार्वजनिक व्यय या खर्चे, व्यय में किफायत, में किफायत में कटौती के लिए सुझाव देना, किफायत के लिए सुझाव देना।
हम कहते हैं ना यार थोड़ा कम बता, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, थोड़ा कम बजट में पैसे हम बता दे चीज़, उस तरीके से यहाँ पे होता है। इसलिए इसलिए इसे सतत किफ़ायत समिति, सतत किफ़ायत समिति के रूप में वर्णित किया जाता है। के रूप में वर्णित किया जाता है, वर्णित किया जाता है। आप लोग ये कह सकते हैं यहाँ पे कि इसका दूसरा नाम हो सकता है सतत किफ़ायत समिति कौन सी है। तो इसका संबंध किससे? प्राक्कलन समिति से इसका संबंध है। ठीक है, तो ये इतनी क्लियर हुई सतत किफ़ायत समिति। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट देखिए और क्या क्या चीजें हैं प्राक्कलन समिति में। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं अब। समिति उन सार्वजनिक उद्यमों को उन सार्वजनिक उद्यमों को अपने कार्य के दायरे अपने कार्य के दायरे में नहीं लेगी, दायरे में नहीं लेगी, जो कि सार्वजनिक उद्यमों जो कि सार्वजनिक उद्यमों समिति सार्वजनिक उद्यम समिति को आवंटित है, को आवंटित है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये है बजट प्राक्कलन की की जांच तभी कर सकती है, तभी कर सकती है जब जब इसके लिए संसद में मतदान हो चुका हो, मतदान हो चुका हो, उससे पहले नहीं। ठीक है, उससे पहले नहीं। कितना क्लियर है? यह संसद द्वारा निर्धारित नीति को स्पर्श नहीं कर सकती। यह संसद द्वारा निर्धारित निर्धारित नीतियों पर स्पर्श नहीं कर सकती, पर स्पर्श नहीं कर सकती। ठीक है, कितना क्लियर है? अब देखो, ये प्राक्कलन समिति है जो मैं आपको बता दिया यहाँ पे। इसको सतत किफायती समिति भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या करती है, सार्वजनिक जो खर्च होते हैं उनमें किफायत कटौती करने का काम करती है, मतलब वो काम नहीं करती, मतलब सुझाव देती है। ठीक है, और समिति उन सार्वजनिक उद्यमों को इसमें शामिल नहीं करती जो सार्वजनिक उद्यम समिति के मुद्दे हैं, उनके तहत यहाँ पे चीजें नहीं आएगी, इनके दायरे से बाहर है वे चीजें। और यह बजट प्राक्कलन की जांच तभी करेगी जब संसद में उसके ऊपर मतदान हो चुका हो।
उससे पहले नहीं कर सकती। ठीक है। अब इसमें एक समिति और है जो इम्पोर्टेंट है, सार्वजनिक उद्यम समिति। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, तब अच्छे से करेंगे उसको। सार्वजनिक उद्यम समिति। ठीक है। अब ये जो सार्वजनिक उद्यम समिति है, ये किसकी सिफारिश पर पहली बार गठित की गई? सिफारिश किसने दी? इनकी सिफारिश की कृष्ण मेनन समिति द्वारा। मेनन समिति जो कब आई? 1964 में। 1964 में पहली बार गठित हुई। पहली बार गठित हुई। ठीक है। अब इसमें सदस्य की बात करें, अगर सदस्य इसके देखें तो इसके सदस्य मूल संविधान में कितने, सॉरी, मूल सदस्य कितने थे? मूल सदस्य इसमें 15 थे। ठीक है। ये जो मूल सदस्य थे ये 15 थे, तो इन 15 में लोकसभा से कितने थे और राज्यसभा से कितने थे? अगर यहाँ पे हम देखें कि लोकसभा और राज्यसभा से 10 और 5 सदस्य शामिल थे। ठीक है। लेकिन 1974 के बाद इनकी संख्या में वृद्धि की गई। संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? बढ़ाकर 22 कर दी गई। और 22 में लोकसभा के कितने सदस्य थे और राज्यसभा से कितने हैं? राज्यसभा और लोकसभा, तो पहले 10 थे, यहाँ पे अब 15 हो गए और यहाँ पे अब 7 हो गए। ठीक है। अब हम देखते हैं समिति के कार्य। समिति के कार्य की बात करते हैं। समिति के कार्य में जो पहला पॉइंट होगा वो क्या है? इसमें पहला पॉइंट की बात करें, सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदन और लेखा की जांच करना। ठीक है। तो सार्वजनिक उद्यम है, उनकी रिपोर्टों की जांच करना। सार्वजनिक उद्यमों के प्रतिवेदनों एवं लेखा की जांच करना। की जांच करना। ठीक है। दूसरा, सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदन की जांच करना, जो कैग रिपोर्ट पेश करेगा उसकी भी जांच करना। जिस किससे रिलेटेड? सार्वजनिक उद्यमों पर कैग के प्रतिवेदनों की जांच करना। की जांच करना। पहले समिति ने जो रिपोर्ट भेजी उस जो सार्वजनिक उद्यम है उनकी ऑडिट की जांच होगी, फिर कैग ने जो अपनी रिपोर्ट दी उनकी जांच होगी कि किसमें कौन से तथ्य सही है और कौन से तथ्य नहीं है। फिर अगर इसमें हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह जांच करना कि यह जांच करना कि
सार्वजनिक उद्यमों का सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन का प्रबंधन ठोस व्यावसायिक सिद्धांतों तथा युक्ति संगत व्यापारिक प्रचलनों प्रचलनों के अनुसार दिया जा रहा है, के अनुसार दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। ठीक है, कितना क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर, सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित ऐसे अन्य कार्यों का संचालन ऐसे अन्य कार्यों का संचालन जो लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति के जिम्मे के जिम्मे भी होता है, है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अध्यक्ष द्वारा समय समय पर इस पे या इसको अपडेट किया जाता है। अपडेट को यहाँ पे सुपुर्द किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं, सुपुर्द किया जाता है। देखो, इसका यहाँ पे मतलब क्या है? जो सार्वजनिक उद्यम है उससे संबंधित जो और भी काम है उनके संचालन के लिए जो लोक लेखा समिति है और प्राक्कलन समिति है, इन दोनों समिति की भी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा समय समय पर क्या जाता है, अपडेट किया जाता है। ठीक है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष बताता है कि ये जो सार्वजनिक समिति है इनमें लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति इनकी भी कुछ भागीदारी है, ताकि ये चीजें और अच्छे से संचालन हो सके या काम कर सके। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इम्पोर्टेंट है काफी। यहाँ पे एक हेडिंग मैं डाल रहा हूँ, समिति किन किन विषयों पर जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती। समितियां किन किन विषयों पर जांच या अनुसंधान नहीं कर सकती, अनुसंधान नहीं कर सकती। इसकी बात करते हैं।
तो इसके अंतर्गत जो पॉइंट है वो देख लेते हैं एक बार। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े, प्रमुख सरकारी नीतियों से जुड़े मामले जो कि सार्वजनिक उद्यमों जो कि सार्वजनिक उद्यमों की व्यावसायिक अथवा व्यापारिक प्रकारों से जुड़े नहीं है, से जुड़े नहीं है। देखो, आप लोग ये सीधा सीधा कह सकते हो कि वे सरकारी नीतियां जो सार्वजनिक उद्यमों से जुड़ी हुई नहीं है, बस इसका सीधा सीधा ये समझो लैंग्वेज में, क्योंकि काफी। और दूसरा, जो संसद के अंतर्गत या जो प्रशासन में डे बाय डे कार्य होते हैं, दिन प्रतिदिन वाले काम, उनको इसमें नहीं काउंट किया जाता या उसके अंतर्गत नहीं आते। जो दिन या प्रतिदिन के प्रशासन से जुड़े मामले, तो प्रशासन से जुड़े मामले, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या होगा, ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए, मैं लिख देता हूं, ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है की गई है जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक कोई कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई। विशेष की एक मिनट, ये गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा। विशेष की स्थापना हुई है, ठीक है। अब इसको भी देख लेते एक बार अच्छे से। ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत
कोई मशीनरी स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई। यहाँ पे वे मुद्दों उन विषयों की बात कर रहे हैं जो स्पेशल प्रावधान के अंतर्गत आ गए, उन विषयों को यहाँ पे जोड़ा गया है कि उन विषयों की जांच मतलब इस समिति के अधीन उनकी बात नहीं की गई जो कानून के तहत स्थापित की गई है। ठीक है, जो संसद द्वारा पहले ही उस पर कानून बना दिया गया है तो उसकी जांच नहीं होगी इस समिति के तहत। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अगर देखें ये नेक्स्ट पॉइंट नहीं, हेडिंग है तो इसको एक बार नोट डाउन कर लो। समिति की भूमिका, समिति की भूमिका की भूमिका की समिति की भूमिका की प्रभावकारिता प्रभावकारिता के निम्न सीमा है, की निम्न सीमाएं। कि किन किन चीजों को प्रभावित कर सकती है, कहाँ तक नहीं कर सकती, या वो यहाँ पे उन मुद्दों को लेकर चलेंगे। यह है एक वर्ष के अंतर्गत, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष के अंदर 10 या 12 से अधिक, 12 से अधिक सार्वजनिक उद्यमों के, सार्वजनिक उद्यम उद्यमों के मामलों की जांच नहीं कर सकती, की जांच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा, इसका कार्य, इसका कार्य परीक्षण की तरह का है, परीक्षण की तरह का है, का है। यह तकनीकी, यह तकनीकी मामलों की जांच, मामलों की जांच नहीं कर सकती, जांच नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, क्योंकि इसके सदस्य, क्योंकि इसके सदस्य, क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। ठीक है, इसकी अनुशंसाएं, इसकी अनुशंसाएं परामर्श के लिए होती है, परामर्श के लिए होती है, मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं, मंत्रालयों के लिए बाध्यकारी नहीं, नहीं है। एक सलाहकार बॉडी है, सिर्फ सलाह दे सकती है। ठीक है, अब देखो ये चीजें यहाँ पे प्राक्कलन समिति हमने पूरा अच्छे से, ओ सॉरी, सार्वजनिक उद्यम समिति हमने यहाँ पे कवर कर लिया, प्राक्कलन समिति कर लिया, और लोक लेखा समिति यहाँ पे कवर कर लिया। एक
दो समिति और है, बहुत छोटी छोटी है, उनको देख लेते हैं अपने के सदस्य और ये चीज देख लेते हैं। लोक उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति, इसकी बात करते हैं। देखो इस समिति में जो सदस्य है, वे सदस्य कितने हैं? 15 सदस्य हैं। और 15 में से राज्यसभा और लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5। इसका कार्य क्या है? तो कार्य की अगर बात करें, ये है सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनियों या सरकारी कंपनियों के खातों की जांच करती है, के खातों की जांच करती है, की जांच करती है। जैसे कौन कौन सी समिति है, मतलब एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मान लो LIC, सेल, गेल इत्यादि, ये कंपनी यहाँ पे आ जाएगी जो सरकारी कंपनी है, उनके खातों की जांच करेगी। ठीक है। और एक समिति है यहाँ पे याचिका समिति, याचिका समिति, यहाँ पे अपनी याचिका देते हैं। यहाँ पे कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। और ये जो 15 सदस्य हैं, इनमें से लोकसभा और राज्यसभा के कितने हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 5। ठीक है। छोटी सा मिस्टेक है, एरर है इनमें। यहाँ पे 22 आएगा और ये 15 होगा और ये 7 होगा। ठीक है। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ जो बहुत जरूरी है और आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ अलग से। ये जो समिति है, समितियों समितियां, अब पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन। हम्म क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? मैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ तो वो बहुत जरूरी है बताना। इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है? सबसे बड़ी समिति कौन सी है? कौन सी है? देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो किस आधार पे? यहाँ पे सदस्यों के आधार पे ये बात कही गई है। किनके आधार पे? सदस्यों के आधार पे। किस आधार पे? सदस्यों के आधार पे। सदस्यों के आधार पर पूछा गया है, के आधार पर पूछा गया है। अगर हम सदस्य के आधार की बात करें तो प्राक्कलन समिति होगा, प्राक्कलन समिति। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें 30 सदस्य हैं। तो कहाँ से है? लोकसभा।
ठीक है। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है, जो मांग है, वो यही है कि सदस्यों के आधार पर पूछा गया है। अगर यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बड़ी समिति की किस आधार पर बात करते हैं, सदस्यों की संख्या के आधार पर, तो प्राक्कलन समिति में सबसे ज्यादा सदस्य है, 30 सदस्य है, बाकी में कम है, किसी में 22 है, किसी में 15 है, इस तरीके से। अब देखो ये टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मैंने कवर कर दिया है कि संसदीय समिति कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, और कौन कौन सी समिति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनके क्या क्या कार्य है, ये सारी चीजें मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दी और नोट डाउन भी करा दी है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर हम क्वेश्चन देखें, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति हमने पढ़ लिया, प्राक्कलन समिति हमने पढ़ लिया, लोक लोक उपक्रम समिति हमने पढ़ लिया, याचिका समिति हमने देख लिया। ठीक है। इसमें 30 सदस्य है, सबसे बड़ी समिति, इसी की बात करते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव क्या था इस क्वेश्चन का? हमारा मोटिव ही यही था कि भारतीय संसद समितियां पढ़ना। ठीक है। अब हमने एक एक चीजें अच्छे से पढ़ ली है। संसदीय समिति क्या है, समिति क्या क्या करती है, परामर्शदात्री क्या है, समिति के कितने प्रकार है, स्थायी समिति कौन कौन सी है, उनके अंदर कौन कौन सी और सब समिति आती है, फिर महत्वपूर्ण समिति कौन कौन सी है वो भी हमने देख लिया तीनों। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने काफी अच्छे से सोल्व करा दिया। यहाँ से किसी भी तरीके का क्वेश्चन बनेगा आप लोग इजीली कर लोगे। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि इस टॉपिक को, संसदीय समिति को, एक बार लक्ष्मीकांत से जरूर पढ़ लेना, ताकि चीजें जो मैंने यहाँ पे कराई है वहाँ पे और ज्यादा डिटेल आपको मिल जाएगी, तो टॉपिक को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी क्लास हो, क्लास लेने के 2 घंटे बाद चैप्टर पढ़ लेना आराम से, तो संसदीय समिति से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं होगा। ठीक है। लेकिन एक बार लक्ष्मीकांत से पढ़ जरूर लेना इस टॉपिक को, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, इसलिए वहां से पढ़ना जरूर। और जितने भी बच्चे हैं, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि चीजें उनके पास भी पहुंचे। और सबसे बड़ी बात देखो ये है कि एग्जाम नजदीक है, और दूसरा ये कि मेरे इस जो भी इस वीडियो मतलब इन क्लासेस को ले रहा है, जो भी स्टूडेंट ले रहा है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लासेस है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस तरीके से क्लासेस नहीं कराई है। बैचेस की बात अलग है कि वो बैच में डीपली पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हम क्वेश्चंस को डिटेन करके चल रहे हैं, चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली, फैक्ट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, डायनेमिक अप्रोच के साथ और ऑप्शन रिलेशन को, इन चारों चीज़ों को समझ के चल रहे हैं, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। ठीक है। कल हम इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और मुझे जिस हिसाब से मैंने 2020 के क्वेश्चन को डिकोड किया है, अभी जो नेक्स्ट अभी मेरे हिसाब से 10 से 11 क्वेश्चन और है 2020 की सीरीज में, ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन है जो हम करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। थैंक यू।